लोग काम करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, तो वहीं कुछ लोग काम करते हैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। लेकिन इस दुनिया में कुछ कम ही ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। जी हाँ, ऐसे ही लोगों के साथ आज मैं हूँ जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचा और ना सिर्फ उनकी मदद की बल्कि इस कोरोना काल में जितना उनसे बन सका उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने दूसरों को दिया। मैं बात कर रही हूँ इंदौर हेल्पिंग हैंड्स टीम के फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर समर्थ जी और मयंक जी से। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत वार्म वेलकम है आपका राजधानी राइट के स्टूडियो में। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कोरोना वो दौर था जहाँ पर सभी लोग अपने बारे में सोच रहे थे, हर कोई चाहता था कि हम लोग सेफ रहे, हमारी फैमिली सेफ रहे। तो ऐसे वक्त में अपनों से बढ़कर दूसरों के लिए सोचना, तो ये जज्बा कहाँ से आया? मैम एक्चुअली जो 15 एंड 14 अप्रैल की जो बात थी जी। उस टाइम पर जब इंदौर में एक ऐसी कंडीशन हो गई थी कि जहाँ पर किसी को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। और उस टाइम पे जो है लोग दर दर भटक रहे थे, जो फेक मैसेजेस है वो व्हाट्सएप पे चल रहे थे कि यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है। तो उसी को लेके जब लगा हम लोग को कि मतलब एक ग्रुप ऐसा बनना चाहिए जहाँ पर कि मतलब फेक मैसेज ना हो और वेरीफाई होने के बाद में जाए और लोग इधर उधर भटके नहीं, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी थी जो सभी के लिए एक न्यू थी, बिल्कुल नई थी। मतलब कोई उसमें लोगों को मतलब बहुत परेशानी हो रही थी, सभी लोग परेशान थे, तो भटक रहे थे। तो उसी की वजह से बस हम लोग ने सोचा कि वेरीफाई होने के बाद में ही सारी चीज़ों को दी जाए, ऐसा एक ग्रुप क्रिएट होना चाहिए। उसी को देखते हुए हम लोग ने युवाओं को लिया और उसके थ्रू जो है हम लोग ने ग्रुप को बनाया। जी, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स कमी थी, पेशेंट्स बहुत परेशान हो रहे थे। ऐसे दौर में हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करना और उनको पेशेंट्स तक पहुंचाना एक पूरी प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगी थी और क्या क्या कॉन्टैक्ट्स आपके यूज़ हुए और कैसे कैसे आपने कोऑर्डिनेट किया? उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा था कि हमारी सबसे पहले हमने टीम डेवलप करी थी। मिनिमम स्टार्ट हमने 5 पीपल्स के साथ किया था। उन 5 लोगों में कुछ के पर्सनल कॉन्टेक्ट्स थे, कुछ लोगों के कुछ रिलेटिव्स के पर्सनल कॉन्टेक्ट्स थे, कुछ हॉस्पिटल्स में हमने पर्सनली अपने कॉन्टेक्ट्स डेवलप करे जिससे हमको एक सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि किस समय कितने बेड्स अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर है या नहीं है, या जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनके लिए वो हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे हमने अलग अलग हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन गैदर करके हमने रियल टाइम जो होता है, जैसे कि हमने किसी 11 बजे किसी हॉस्पिटल की बेड की अवेलेबिलिटी है तो हम ये चाहते थे कि कितनी जल्द से जल्दी ये सर्कुलेट हो, क्योंकि बेड्स की स्थिति ऐसी थी कि 11 बजे बेड अगर 5 अवेलेबल हैं तो मिनिमम 15 मिनट्स के अंदर बेड्स फुल हो जाया करते थे, लोग लाइन लगा के खड़े थे हॉस्पिटल्स के बाहर। जी, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी बात की जाए कि ऑक्सीजन भी आपने बहुत ज़्यादा सप्लाई किए हैं, तो इस टाइम पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कराना बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए किस तरह से कोऑर्डिनेशन आपने किया था? मैम ऑक्सीजन के लिए भी सेम प्रोसेस था हम लोग का, जैसे कि मतलब सभी हम लोग ने डिपार्टमेंट्स बनाए थे जो, तो उसमें सभी लोगों को हमने अपॉइंट किया हुआ था कि आप इन चीज़ों को देखेंगे, सारी चीज़ों को। तो वो ऑक्सीजन में जो थे वो हमने 6 मेंबर बॉडी बना रखी थी। तो 6 मेंबर बॉडी बनाई, उसमें जो पर्सन्स थे वो अवेलेबिलिटी हमेशा चेक करते थे। जैसे ही अवेलेबिलिटी होती थी वैसे ही हमारे ग्रुप से हम लोग जो है अपडेट देते थे ताकि लोग जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी अवेलेबल नहीं थे इंदौर में, कुछ भी अवेलेबल नहीं था ज़्यादा। तो और उसमें जो है मतलब प्रशासन भी एक तरीके से बहुत आगे रहा हमारे साथ में, सपोर्टिव रहा हमारे लिए। तो उसमें जो है पूरा डिपार्टमेंट पूरा काम किया है। हमने पब्लिक से भी कोऑर्डिनेट किया, जैसे कुछ पेशेंट्स थे जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लिया, लेकिन कई लोगों ने ऐसा किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग होने के बाद अपने पास ही रख लिया या उसको और किसी के लिए नहीं दे पाए वो। तो हमने उनसे भी कांटेक्ट करके एक दूसरे से फैमिली टू फैमिली भी कोऑर्डिनेट करवाए कि आपके पास यदि हैं और आपका काम हो चुका है तो आप किसी और को प्रोवाइड करवा दें। कोई एक ऐसी चीज़ या कोई ऐसी चीज़, मतलब जैसे अगर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड मशीन की बात करें या फिर ऐसे ऑक्सीजन जो पेशेंट थे जिनको वेंटिलेटर्स की नीड ज़्यादा थी, जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम था, तो क्या कभी ऐसी कोई चैलेंजिंग कंडीशन आई है जब आपके पास आपको लगा हो कि इसकी अवेलेबिलिटी कराना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है?
हाँ, ऐसा हुआ है। कई बार सबसे मेन चीज़ था कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए लोग एक्चुअली उसकी प्राइसिंग इतनी हाई हो गई थी कि लोग एफर्ट नहीं कर सकते थे। 1.5 लाख 2 लाख और सिर्फ 15-20 दिन के उपयोग के लिए लेना कोई नहीं चाहता था, सबको रेंट पर चाहिए था। तो मेनली उसकी इश्यूज़ बहुत आई हमको, लेकिन जितना ज़्यादा हो सकता था हमने ट्राई करा। सेकंड पार्ट ये था कि जब स्टार्टिंग में फेबीफ्लू का बहुत एक मेडिसिन जो थी फेविपिराविर 400 mg, उसकी बहुत कमी थी। उसके लिए भी हमने अलग अलग सोर्सेज से, कहीं दिल्ली बात कर रहे हैं, कहीं बेंगलोर बात कर रहे हैं, बॉम्बे बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने प्रोवाइड करवाया था। कई बार ऐसा होता था कि रात को 2:30 बजे भी 3 बजे भी पेशेंट्स की स्थिति होती थी, तो उसमें भी हमने अलग अलग हॉस्पिटल से रात को भी कोऑर्डिनेट करके उन तक पहुँचाई है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई फेक इन्फॉर्मेशन देता है और वो फेक इन्फॉर्मेशन हमें अगर हम कंफर्म नहीं कर सकें तो वो आगे सर्कुलेट भी होती है और लोगों को काफ़ी परेशानी होती है उससे। तो ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन नो डाउट आपके पास भी आई होंगी, तो आपने उनसे डील कैसे किया और कैसे कंफर्म किया उनको कि ये वेरीफाइड है या नहीं है? मैम, जैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आती थी, तो हमारे पास में जैसे आई कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसको कंफर्म होने के बाद ही हम लोग पहली बार तो आगे भेजते थे, और वो अगर कंफर्म नहीं हो पाती तो उसको हम आगे सर्कुलेट नहीं करते थे। और जैसे कि अभी डॉक्टर एक मैम थे, उनसे भी बात हुई, जैसे एक सोबी सर जो है हमारे ड्रग इंस्पेक्टर सर है, उनके नाम से भी एक फेक मैसेज चला दिया गया था कि इनके पास में मतलब इंजेक्शन और ये सब अवेलेबल है। पर वो है कि मतलब उसको भी हमने कंफर्म किया सर से, फिर उससे सर ने हमको बोला कि ये बिल्कुल गलत मैसेज है और इसको आप बिल्कुल आगे वायरल नहीं करिएगा, और आप लिख के पहुँचाइए कि ये गलत मैसेज है, इसको वायरल ना करें। तो ऐसे हम लोग जो है उस मैसेज का बर्खास्त करते थे हम लोग। हमने फिर क्या करा कि कुछ फेक मैसेजेस भी आए, तो फेक मैसेजेस आने के बाद हमने सबसे फर्स्ट हमारा था कि वेरीफाई करें। यदि वेरीफाई नहीं होता था तो हम आगे नहीं भेजते थे। और कई बार फेक यदि कुछ मैसेजेस हमको मिले भी तो हमने उसका बाकायदा हमारे जो 3-4 हज़ार लोगों की जो एक रीच थी हमारे ग्रुप के थ्रू, उसमें हमने सर्कुलेट करके सबको बताया भी कि ये मैसेजेस फेक हैं। जी, अगर बात करी जाए शासन और प्रशासन की, तो इस वक्त ये वो दौर था जहाँ पर उन लोगों के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से मदद के लिए बोलना या फिर प्रशासन ने आपका किस तरह से सहयोग किया? शुरुआती दिनों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी कि हम शासन प्रशासन से संपर्क नहीं साध पा रहे थे। हालांकि वो भी अपनी एक गंभीर स्थितियों में लगे हुए थे, दिन रात वो भी लगे रहे। लेकिन बाद में हमें हमारे क्षेत्र के कई SDMs हो गए, ADMs हो गए, हमारे जो DM हो गए मनीष सिंह जी, ADM पवन जैन जी हैं, और भी कई SDMs हैं, उनसे हमें स्पेशल एक ऐसा था कि वक्त वक्त पे सपोर्ट मिलता रहा। बात की जाए अगर रेमडेसिविर इंजेक्शंस या और भी बहुत सारे टोसिब इंजेक्शंस, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते थे, जो कि फैमिली अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता था। तो ऐसे में आपके पास भी आए होंगे उसके रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो उनको कैसे डील किया आपने? और बहुत बार ये भी था कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस नकली भी मिले हैं, तो क्या ऐसी कोई समस्या आपके साथ भी आई है? हम लोग के साथ में बिल्कुल इस चीज़ की समस्या सामने आई थी कि मतलब एक टाइम था कि रेमडेसिविर की बहुत डिमांड बढ़ गई थी जी। और उसमें ब्लैक मार्केटिस भी बहुत आ गए थे बाहर। तो उस वजह से जो है हम लोग ने उसकी जो जैसे हम लोग ने एक फॉर्म भी एक जारी किया था कि मतलब अगर किसी को भी ये चीज़ लग रही है, ताकि हम लोग जो है गवर्नमेंट से कांटेक्ट करें, गवर्नमेंट से बात करें, उस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन हम गवर्नमेंट तक पहुँचाएं कि इतने इंजेक्शन जो है इतने लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो हमने गवर्नमेंट से भी कांटेक्ट किया। गवर्नमेंट से जैसे ही फिर वो चीज़ जो MGM कॉलेज वाली जो फॉर्म था फिल होके वहाँ से मिल रही है चीज़ें, तो उस चीज़ के लिए हम लोग ने बिल्कुल अप्लाई करवाया था, पर हम लोग ने ब्लैक मार्केटर्स को बिल्कुल आगे फॉलो नहीं करवाया था। तो उससे एक ना एक तरीके से ब्लैक मार्केटिंग भी कम हो गई थी। बिल्कुल। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि फाइनेंशियल किसी को सपोर्ट करना, और मैंने सुना भी है कि इंदौर हेल्पिंग हैंड्स एक वो टीम रही है जिन्होंने लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है। तो जब आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, इट मीन्स फैमिली वाले कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो आपके साथ भी कोई ऐसा अगर सीन हुआ है? जी, उसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये थी कि हम तो हमारी फैमिली के लिए सबसे पहले थैंकफुल हैं कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। हम दिन रात फ़ोन कॉल पे लगे रहते थे। एक मतलब हमारा ऐसा था कि हम घर में बैठे बैठे हमारा एक फ़ोन जो कॉल सेंटर बन चुका था कि आपको 24 आवर्स कभी भी कॉल आए आपको उठाना है और बात करना है। तो फैमिली का सपोर्ट सबसे अच्छा रहा कि उन्होंने हर चीज़ में सपोर्ट किया, चाहे हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना पीना करना, हर चीज़ों में उनका रहा। तो और रही बात फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियली जितने भी थे हम सभी जितने स्टूडेंट्स हैं मतलब युवा हैं, कुछ भी एक छोटा सा कार्य कुछ भी करते हैं, तो फाइनेंशियली भी हमने चाहा तो हमने मेडिसिन के थ्रू या किसी को फूड के थ्रू
या एक राशन किट्स के थ्रू हमने मोस्टली यही किया। हमने ये चाहा कि किसी ज़रूरतमंद को उसका ज़रूरत का सामान मिले, क्योंकि किसी व्यक्ति को आप यदि धन के रूप में आप अगर पैसे दें या कुछ दें तो हो सकता है उसका कहीं दुरुपयोग हो। तो धन के रूप में मॉनेटरी टर्म्स में भी हमने हेल्प की है जो ज़रूरतमंद लगे, और जिनकी ज़रूरत ऐसे दवाइयों के थ्रू ऐसे होना चाहिए थी, हमने वैसे भी करी। आपने अभी कहा कि फोन्स जो है वो कॉल सेंटर हो चुका है। जी जी जी। लेकिन कॉल सेंटर वालों की ड्यूटी भी है वो 8 या 9 घंटे की होती है। आप 24/7, जी। ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि पेशेंट को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में एक मानसिक तनाव भी होता है, क्योंकि हम दिन भर सेम तरह की न्यूज़ सुनते हैं कि किसी का कोई बहुत परेशान है, किसी की दर्द, चीख पुकार, ये सारी चीज़ें हमको दिन भर में सुननी होती। तो ऐसे में खुद पे कंट्रोल करना या मेंटली स्टेबल होना उस टाइम पर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था? मेंटली स्टेबल होने के लिए हमारे सामर जी रोज़ रात को हमारा 1 घंटे या आधे घंटे 1 घंटे का एक सेशन हुआ करता था, जिसके अंदर हम दिन भर की हंसी मजाक हम करते थे कि पर्टिकुलर पेशेंट ने ऐसी बात करी, उस पर्टिकुलर पर्सन से ऐसी बात हुई, तो हमारे हंसी मजाक होते थे। तो वो एक स्ट्रेस रिलीफ हो जाता था कि हम 500-600 जितने भी हैं मिनिमम, और 15 जनों की पूरी टीम थी, तो हम ऐसे बातचीत करके अपना स्ट्रेस बर्स्ट करते थे। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपको फील्ड में भी जाना होगा, आप फील्ड में भी गए होंगे, तो ऐसे में घर वालों के लिए वो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि उस समय जब लोग जॉब से लगाकर या सारी चीज़ों से लगाकर यही सोच रहे थे कि फैमिली पर्सन कहीं बाहर गया और अफेक्टेड हुआ, तो ये कंडीशन वो है जहाँ पर लोग हर चीज़ के लिए परेशान है, चाहे वो बेड्स हो, इंजेक्शंस हो, दवाइयाँ हो, सभी चीज़ों के लिए। तो ऐसे में फैमिली वालों ने आपको अलाउ किया कि आप फील्ड पे जाएँ? या एक्चुअली फील्ड पर ऐसा है कि फील्ड पर जैसे हम लोग जाने के लिए, अभी हम लोग मेनली जो यूथ हम लोग का था वो पूरा घर बैठे बैठे काम कर रहा था जी। और जिस फील्ड पे जो लोग अवेलेबल थे हमारे, जो भी हमारे कांटेक्ट में थे, तो उन लोगों से हम लोग कांटेक्ट करते थे, फिर उन लोग को वो चीज़ें बताते थे। तो वो आसपास में जो भी अवेलेबल होता था पेशेंट के या आसपास के जो भी जिनको फूड चाहिए या कुछ भी, तो वो वहाँ पे जाके प्रोवाइड करवाते थे। ओके, यानी फील्ड का आपका जो सेशन था वो भी आपने डिवाइड किया था कि जो नियर बाय रहेगा वो उसके लिए करेगा। जी हाँ, उसमें ऐसा था कि अब इनका निवास कोई एयरपोर्ट रोड पे रह रहा है, कोई अपना गोपुर स्क्वायर पे रह रहा है, कोई तिलक नगर रह रहा है, और उसके अलावा हमने अन्य जो संस्थाएं काम कर रही थी उनसे भी कोऑर्डिनेट करने का प्लान किया था, और उनसे हमने कोऑर्डिनेट करके कुछ जगह मदद जहाँ हम नहीं पहुँचा सकते थे हमने किसी के थ्रू पहुँचवा दी। जी। देखा जाता है कि कोई भी संस्था है अगर वो अपना नाम ऊपर रखने की कोशिश करता है, लेकिन आप लोगों ने दूसरी संस्थाओं के साथ भी कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि आपका मूल मंत्र था सेवा देना, लोगों की मदद करना। इसके अलावा एक चीज़ और जो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जब हम लोग किसी के लिए हेल्प के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो ऐसे में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि शायद उसको व्यवसाय समझते हैं, या बहुत बार ऐसे सवाल उठते हैं कि इनसे इनको क्या लाभ है, क्योंकि आज की जनरेशन वो नहीं है जहाँ हम किसी का मदद करें और वो लोग कहें कि हाँ ये हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा कोई समस्या अगर आपके सामने उत्पन्न हुई है, या आपने कभी इस टाइप की कोई चीज़? तो इसमें समस्या ऐसी थी कि बीच में हमने कुछ जो एक अप्रैल मिड और मई का जो फर्स्ट वीक था उसके अंदर कई लोग नकली रेमडेसिविर और नकली दवाइयाँ, ब्लैक मार्केटिंग से रिलेटेड लोग पकड़ाए थे। अब उसके अंदर क्या था, कुछ समाज सेवी संगठन भी पकड़ाए थे, जो एक अलग अलग मीडिया हाउसेस ने भी उसको प्रसारित किया था। तो उसके कारण हमें भी ऐसा लगा कि कहीं हम कोई ऐसा स्टेप न लें कि हम पर भी कुछ आरोप लगे, ऐसा कुछ हो, क्योंकि एक डर होता है। भले ही हम एक सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, किसी तरह के हमने किसी चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट नहीं करा, तो ये समस्या हमको ज़रूर आई कि यार कोई ये ना सोचे कि कहीं हम ऐसे तो नहीं। तो इसलिए हमने एक अपनी इमेज को शुद्ध साफ शुरू से रखना चाहा, वो आज भी हम एकदम क्लीन इमेज है, इसलिए हमने किसी चीज़ को ऐसे प्रमोट नहीं होने दिया। जी। तो ये थे वो लोग जिनके लिए मानव सेवा ही परमो धर्म है। राजधानी लाइव के लिए मैं भावना जोशी आपके साथ, और बाकी के आगे सारी खबरों के लिए देखते रहिए राजधानी लाइव। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।